बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करना है जिसका टाइटल है रीजनरेशन। अब रीजनरेशन का लफ्ज़ी मतलब क्या है? किसी चीज़ का दोबारा बना लेना, ये रीजनरेशन कहलाती। जनरेशन प्रोड्यूस करने को और आपके रीजनरेशन दोबारा किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने को रीजनरेशन कहा जाता है। तो इसको डिफाइन हम कैसे करते हैं? एबिलिटी टू रिगेन और रिकवर द लॉस्ट पार्ट, कि अगर ऑर्गेनिज्म अपने ऐसे हिस्से को जो मिस कर चुका है, जो उससे टूट के अलहदा हो चुका है, उसको दोबारा रिकवर कर ले या उसको दोबारा बना ले, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? रीजनरेशन। एक रूल आपने याद रखना है कि ऑर्गेनिज्म जितना ज़्यादा सिंपल होता है उतना ही उसमें रीजनरेशन की एबिलिटी ज़्यादा होती है। क्योंकि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को बनाना मुश्किल है तो उसकी रीजनरेशन भी क्या होगी? मुश्किल है। सिंपल चीज़ को बनाना आसान है तो उसकी रीजनरेशन भी क्या होगी? आसान होगी। इस वजह से अगर हम एनिमल किंगडम की बात करें तो सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म या सबसे सिंपलेस्ट एनिमल वो स्पॉन्जेस हैं। इस वजह से चूँकि इनका स्ट्रक्चर सिंपल है तो दे हैव ग्रेटर पावर ऑफ रीजनरेशन। इनके पास रीजनरेशन की पावर भी बहुत ज़्यादा होगी। तो नॉट ओनली रिकवर द लॉस्ट पार्ट, जैसे एक हमारे पास ऑर्गेनिज्म स्पॉन्ज है। सपोज मैं कहता हूँ कि इसका ये छोटा सा टुकड़ा टूट गया है तो ये इसको आसानी से बना लेती, ये तो बात समझ में आती। लेकिन बाद दफ़ा ये होता है कि ये जो टूटा हुआ टुकड़ा है इससे पूरी स्पॉन्ज भी बन सकती है। स्ट्रक्चर सिंपल है तो इस वजह से इससे पूरी स्पॉन्ज भी बन सकती है। तो यही बात लिखी हुई है, नॉट ओनली रिकवर द लॉस्ट पार्ट, कि जो पार्ट मिस हो गया था या ब्रेक हो गया था उसको रिकवर ये बड़ी आसानी से कर लेती है। लेकिन इसके साथ एनी पीस कैन प्रोड्यूस कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, तो कोई भी हिस्सा पूरा ऑर्गेनिज्म बनाने की सलाहियत रखता है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो डेवलपमेंट का शुरू का प्रोसेस वो तो रैपिड होता है, जो जाइगोट से डेवलपमेंट हो रही होती है। लेकिन बाद में अगर किसी चीज़ पे डेवलपमेंट हो तो वो प्रोसेस स्लो होता है क्योंकि वो प्रॉपर इन्वायरमेंट उसको अवेलेबल नहीं होता जिसकी वजह से वो प्रॉपरली डेवलप कर सके। तो इस वजह से ये पीस हो सकता है इसको महीने लगे, हो सकता है कहीं पूरा साल लग जाए इसको पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप करते हुए। तो डेवलपमेंटल प्रोसेस जो इनिशियल डेवलप चीज़ें हुई हैं वो तो बड़ी फास्टली होती हैं डेवलप, लेकिन बाद में अगर कोई रीजनरेशन का प्रोसेस होता है वो थोड़ा स्लो होता है बनिस्बत पहले रीजनरेशन के प्रोसेस के। अच्छा, लॉबस्टर जो आर्थ्रोपोड से बिलोंग करता है, अगर इसका पिंसर कला आमतौर पे लॉबस्टर के अंदर एक छोटा सा अपने काफ़ी सारे बिच्छू के अंदर इस तरह के आप कह सकते हैं जो बाजू तो नहीं कह सकते, इस तरह के स्ट्रक्चर आपने देखे हों तो इसको पिंसर कला कहा जाता है। अगर लॉबस्टर अपना ये पिंसर कला लूज़ कर ले तो इट कैन रीजनरेट। अच्छा, जितने ज़्यादा हम हायर ऑर्गेनिज्म की तरफ चले जाते रहेंगे उतने ही रीजनरेशन की जो एबिलिटी है वो कम होती जाएगी और फिर पूरा ऑर्गेनिज्म के अंदर रीजनरेशन नहीं होगी बल्कि लिमिटेड पार्ट्स के अंदर रीजनरेशन हो रही होगी। जैसे पूरा लॉबस्टर कभी भी एक पीस पूरा लॉबस्टर नहीं बना सकता। हाँ, लॉबस्टर के बाज़ हिस्से ऐसे हैं जिनमें रीजनरेशन होती है। इसी तरह अर्थवॉर्म में हेड के अंदर रीजनरेशन होती है कि अगर इसका हेड रिमूव हो जाए इट कैन रीजनरेट, तो ये अपने हेड को दोबारा बना सकता है। इसी तरह स्टारफिश। अच्छा, स्टारफिश जिस फाइलम से बिलोंग करता है वो इकाइनोडर्मेटा है। अब इकाइनोडर्मेटा अगर हम किंगडम एनिमिलिया को डिटेल से पढ़ें, इकाइनोडर्मेटा ऐसे फाइलम के साथ रखा हुआ है जो कॉर्डेट्स हैं, जो सबसे हायर एनिमल्स हैं। लेकिन इन ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर सिंपल होता है, स्ट्रक्चर के लिहाज से ये बड़े सिंपल हैं। तो ये फर्स्ट ईयर में इस तरह का शॉर्ट क्वेश्चन था कि इकाइनोडर्मेटा, वैसे तो हम जब किंगडम एनिमिलिया को पढ़ते हैं तो सबसे पहले सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, फिर उससे बाद कॉम्प्लेक्स है और करते करते सबसे जो हाईएस्ट कॉम्प्लेक्सिटी रखते हैं ऑर्गेनिज्म वो कॉर्डेट्स के अंदर है। फिर कॉर्डेट्स के अंदर भी इसी तरह क्लासिफिकेशन की गई है। सबसे पहले फिश है जो सिंपल है, एम्फीबियन उससे कॉम्प्लेक्स, रेप्टाइल उससे कॉम्प्लेक्स, बर्ड्स और मैमल उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स।
तो स्टारफिश एकाइनोडर्मेटा से बिलोंग करता है। तो इनका स्ट्रक्चर तो सिंपल है, लेकिन इनमें कुछ करैक्टर ऐसे हैं, जैसे डेवलपमेंट ऑफ सीलोम कहाँ से होनी है, डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसील कहाँ से होनी है। इसी तरह आप कह सकते हैं कुछ काफ़ी सारे केमिकल्स ऐसे हैं, डेवलपमेंट ऑफ माउथ कहाँ से होनी। तो ये सारे वो करैक्टर हैं वो कार्डेट से मैच करते हैं, इस वजह से इसको कार्डेट के करीब रखा गया। तो ये बाकायदा फर्स्ट ईयर में पूरी डिटेल से ये आर्टिकल डिस्कस किया गया है कि इनका स्ट्रक्चर तो सिंपल है, लेकिन इनको कॉर्डेट्स के जो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है उनके साथ क्यों रखा गया है। तो बहरहाल स्ट्रक्चर सिंपल होने की वजह से इनमें रीजनरेशन बाकी जो हमने ऑर्गेनिज्म पढ़े हैं जैसे लॉबस्टर है, अर्थवर्म है, इससे ज़्यादा होती है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें स्टारफिश का, तो स्टारफिश में एक सेंट्रल डिस्क होती है, उसके ऊपर आर्म अटैच होते हैं। अगर ये सारे आर्म्स टूट जाएं और सेंट्रल डिस्क को कुछ ना हो, यानी सेंट्रल डिस्क रिमेन इंटैक्ट, रिमेन इंटैक्ट का मतलब है ये मुकम्मल रहे, तो ये अपने सारे आर्म्स को दोबारा बना सकते हैं इन ऑल केसेस, इन ऑल केसेस। लेकिन चूंकि स्ट्रक्चर सिंपल है तो बाज़ केसेस में ये भी हो सकता है कि इस आर्म से पूरी स्टारफिश बन जाए, लेकिन होता ये बहुत कम केसेस के अंदर है। पहला केस तो लाजमी होगा कि डिस्क अगर रिमेन इंटैक्ट, अगर उसको कुछ ना हो और सारे आर्म टूट जाएं, तो ये हर केस में अपने आप को दोबारा बना सकती है, चाहे एक पीस टूटे या सारे आर्म्स टूटे। तो इफ़ द स्टार फिश ब्रेक्स ऑफ द आर्म्स, कि अगर इसके आर्म्स टूट जाते हैं, सेंट्रल डिस्क डिवाइड ऑफ आर्म, तो वो हमारे पास सेंट्रल डिस्क जिसके पास आर्म नहीं है, अगर वो ठीक रहे, इट कैन रीजनरेट ऑल द आर्म्स इन ऑल केसेस। तो ये हर हालत में अपने आर्म को तो आसानी से रीजनरेट कर सकती है, बट इन सम केसेस, लेकिन कुछ केसेस के अंदर आर्म्स आर एबल ऑफ डिवेलपिंग इनटू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, के जो आर्म्स है उसे मुकम्मल ऑर्गेनिज्म बन सकता है। अच्छा, उसके बाद सैलमेंडर की अगर हम बात करें तो सैलमेंडर अपनी बाजुओं को बड़ी जल्दी, बाजू और टांगों को बड़ी जल्दी रीजनरेट कर सकते हैं, और ये रीजनरेशन की प्रॉपर्टीज़ की सारी ज़िंदगी रहती। लेकिन जब सैलमेंडर स्मॉल और यंग हो, छोटा हो और यंग हो, तो ये रीजनरेशन की जो एबिलिटी है वो बहुत तेज़ होती है। लिम्ब रीजनरेशन के अलावा दूसरे पार्ट्स के अंदर भी इसकी रीजनरेशन हो सकती है, जैसे स्किन वगैरह या दूसरे स्ट्रक्चर, तो इसको ये आसानी से रीजनरेट कर सकते हैं। इसी तरह एम्फीबियन लार्वा और लिजर्ड की बात करें तो इनमें टेल रीजनरेशन होती है। टेल रीजनरेशन से क्या मुराद है कि जैसे आपने लिजर्ड, छिपकली को अक्सर देखा होगा कि अगर उसको कोई वैसे जूता वगैरह मारे तो उसकी टेल बड़ी आसानी से टूट जाती है। वजह क्या है? क्योंकि जो स्ट्रक्चर आसानी से डिवेल्प हो सकता हो तो उसकी ऑर्गेनिज्म इतनी परवाह नहीं करता, अगर वो टूट भी जाए तो उसको पता होता है कि वो दोबारा बना सकता है। तो लिजर्ड कैन ईजिली डिस्कार्ड इट्स टेल, तो ये अपनी टेल को चूँकि दोबारा बना सकती है तो ये आसानी से अपनी टेल को लूज भी कर देती है, एंड डिवेल्प द फीचर ऑफ इट्स टेल, और दोबारा अपनी टेल के मुख्तलिफ जो फीचर हैं उसको डिवेल्प आसानी से कर लेती है। ह्यूमंस में भी रीजनरेशन की एबिलिटी होती है, लेकिन कहाँ होती है? जैसे हम फ्रैक्चर बोन रीजनरेशन की बात करते हैं कि अगर हड्डी टूट जाए तो किसी हद तक दोबारा बन सके। अब ये नहीं कि पूरा बाजू कट गया तो रीजनरेट होता है, तो लिमिटेड अमाउंट में रीजनरेशन हो रही होती है बोन्स के अंदर। और हमारी स्किन अगर खुदा ना खास्ता एक लिमिटेड अमाउंट के अंदर स्किन डैमेज हो जाए तो ये भी रिपेयर हो सकती है। प्लांट्स में सबसे ज़्यादा रीजनरेशन की एबिलिटी, क्योंकि प्लांट के जितने भी सेल हैं वो टोटीपोटेंट होते हैं, और हमने डिस्कस, और ख़ास तौर पे जो मेरिस्टेम है वो तो बहुत तेज़ी से डेवलप होने की सलाहियत रखते हैं। तो प्लांट के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी मीन है, क्योंकि प्लांट के अंदर क्या होता है, रीजनरेशन बहुत ज़्यादा, एक छोटे से टुकड़े से पूरा प्लांट बनाया जा सकता है। और आप प्रोपिगेशन का मतलब होता है कि हमने प्लांट्स की तादाद बढ़ानी। तो आपने अक्सर देखा होगा कि एक प्लांट है, उसकी छोटी छोटी शाखें काट ली जाती हैं और उन शाखों को ज़मीन में लगा दिया जाता है और उससे कुछ अर्से बाद पूरा प्लांट बन जाता है। तो इस तरह ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो प्रोपिगेशन का मतलब यहाँ ये है कि हमने एक प्लांट के मुख्तलिफ हिस्सों से नए प्लांट जो डेवलप किए हैं, इसको हम कहते हैं प्रोपिगेशन। हमने प्लांट की तादाद को बढ़ाया। प्रोपिगेट का मतलब है तादाद में इजाफा करना।
तो चूंकि प्लांट के ज़्यादातर सेल टोटीपोटेंट होते हैं और टोटीपोटेंट सेल की सलाहियत ये होती है कि पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप किया जा सकता है, ख़ासतौर पे मेरिस्टेम में कैम्बियम मेरिस्टेम वो सबसे ज़्यादा इस तरह की सलाहियत रखती है। तो अगर प्लांट का एक हिस्सा, एक छोटी सी शाख, उसको रिमूव कर लिया जाए तो उससे पूरा प्लांट बनाया जा सकता है। तो प्लांट के अंदर रीजनरेशन की एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। वजह क्या है? क्योंकि प्लांट के सेल क्या होते हैं? टोटीपोटेंट होते हैं। जी, अब हम डिस्कस करेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट के मैकेनिज्म, ये जो हमने मैकेनिज्म ऑफ रीजनरेशन कि रीजनरेशन कैसे होती है, सिर्फ दो ऑर्गेनिज्म के लिहाज से हमने इसको डिस्कस करना है। जी स्टूडेंट, अब हमने डिस्कस करना है कि मैकेनिज्म ऑफ रीजनरेशन के रीजनरेशन होती कैसे है। रीजनरेशन को डिफाइन हमने कैसे किया है कि रीजनरेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ मिसिंग पार्ट इन द एडल्ट ऑर्गेनिज्म, कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म अगर अपने मिसिंग पार्ट को रीजनरेट या रिप्रोड्यूस कर रहा है तो वो रीजनरेशन कहलाता है। अच्छा, एक बात कि जब भी रीजनरेशन होगी तो उसमें उसी तरह का प्रोसेस रिपीट होगा जैसे वो एम्ब्रियो के अंदर रिपीट हुआ था, यानी एम्ब्रियो के अंदर हुआ था। ये बिल्कुल इसी तरह जैसे कि दीवार है, अगर खुदा ना खास्ता वो गिर जाए, अब मिस्त्री के पास कोई शॉर्टकट नहीं है कि उस दीवार को, या जिस तरह पहले बनाई थी उसने कि एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट रखी, फिर उसके बाद तीसरी ईंट रखी, जब अगर खुदा ना खास्ता वो दीवार गिर जाती है तो मिस्त्री हमेशा दोबारा उसी तरह दीवार को तामीर करेगा जैसे पहले तामीर हुई थी। तो सेम सीक्वेंस फॉलो होती है। तो इसी तरह रीजनरेशन में जब एक पार्ट दोबारा बनाया जा रहा होता है तो वही प्रोसेस रिपीट होता है जो एम्ब्रियो में बना हुआ था, कि एम्ब्रियो में जब वो स्ट्रक्चर डेवलप हुआ था तो जो सेम प्रोसेस एम्ब्रियो में रिपीट हुए थे वही रीजनरेशन के अंदर दोबारा रिपीट होते हैं। अच्छा, प्रिंसिपल इसका यही है कि सबसे पहले अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स बनेंगे। अब ये कैसे बन रहे होते हैं? एम्ब्रियो के अंदर जो सेल डिवीजन होती है उससे पहले जो सेल बनते हैं वो अनडिफ्रेंशिएटेड होते हैं, फिर वो डिफ्रेंशिएट होके एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो यही रूल यहाँ फॉलो होगा कि जिस ऑर्गेनिज्म ने रीजनरेशन करनी है तो उसके पास पहले अनडिफ्रेंशिएटेड सेल होने चाहिए, वो फिर डिफ्रेंशिएट होके सेल में कन्वर्ट होते हैं। अच्छा, जो अनडिफ्रेंशिएटेड सेल होता है, जो अनडिफ्रेंशिएटेड सेल होते हैं उसके पास आमतौर पे दो प्रॉपर्टीज होती। एक तो ये डिवाइड कर सकता है और दूसरा ये डिफ्रेंशिएट हो सकता है इनटू एनी स्ट्रक्चर, किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर। ये बिल्कुल इसी तरह है कि जिस तरह की ईंट बाहर पड़ी है आप उसको किसी भी दीवार के अंदर लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन उस ईंट के अंदर तो खैर डिवाइड होने की सलाहियत नहीं होती, लेकिन सेल डिवाइड भी हो सकता है, अपनी तादाद में इजाफा भी कर सकता है और डिफ्रेंशिएट इनटू एनी स्ट्रक्चर, और कोई भी स्ट्रक्चर बना सकता है। तो सबसे पहले डेवलपमेंटल प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए सेल के पास अनडिफ्रेंशिएटेड सेल होने चाहिए। तो एम्ब्रियो में जो जो सेल डिवीजन हो रही होती है तो नए नए अनडिफ्रेंशिएटेड सेल बन रहे होते हैं, फिर वो डिफ्रेंशिएट होकर मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। तो सबसे पहले डेवलपमेंट कैसे होगी एक रीजनरेशन के अंदर, तो उसके कुछ मैकेनिज्म हैं। आपकी बुक में दो मैकेनिज्म, दो मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म में दिए गए हैं कि जैसे फ्लैट वॉर्म में क्या होता है, जैसे प्लेनेरिया वगैरह। फ्लैट वॉर्म ये किंगडम का नाम है और प्लेनेरिया ये उसकी एग्जांपल है। तो ये क्या करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर काफ़ी सारे अनडिफ्रेंशिएटेड सेल ये वैसे ही रखते हैं, और इन अनडिफ्रेंशिएटेड सेल को हम न्यूब्लास्ट कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? न्यूब्लास्ट। ये बिल्कुल इसी तरह कि किसी के पास फालतू ईंटें पड़ी हो, अगर खुदा ना खास्ता उसकी कोई दीवार वगैरह गिर जाए तो उन ईंटों को इस्तेमाल करके एक नई दीवार बनाई जा सकती है, नया स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। तो प्लेनेरिया इवन इनकी वजह से प्लेनेरिया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकता है, और ये आमतौर पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिशन के ज़रिए से करता है। फिशन का मतलब क्या है कि जैसे एक प्लेनेरिया है, ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। अब जो ऊपर वाला हिस्सा है वो नीचे वाले हिस्सों को दोबारा बना लेते हैं, और जो नीचे वाला हिस्सा है वो ऊपर वाले हिस्सों को दोबारा बना लेते हैं। यानी इसने ये वाला हिस्सा बनाना है और इसने ये वाला हिस्सा बनाना है।
ये क्या करते हैं कि जहाँ भी मिसिंग पार्ट इनको नज़र आता है, ये न्यू ब्लास्ट उस जगह चले जाते हैं और वहाँ जाके डिफ्रेंशिएटेड होकर स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो जैसे मैंने मिसाल दी कि जिसके पास बहुत सारी ईंटें फालतू में पड़ी हों तो वो उस ईंटों को इस्तेमाल करके कोई भी चीज़ बना सकता है, कोई भी नई चीज़ बना सकता है, या पुरानी चीज़ को आप कह सकते हैं रिपेयर कर सकता है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि जैसे एम्फीबियन वगैरह के अंदर, एम्फीबियन ये छिपकली की तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, अगर सपोज इनकी टांग कट जाती है, अच्छा कटने को हम कहते हैं एम्पुटेशन, तो यहाँ के जो सेल हैं, यहाँ के जो सेल हैं वो जाहिर बात है टांग के सेल हैं, इस वजह से डिफरेंशिएटेड सेल होंगे। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये वाले सेल पहले अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, तो किसी की डिफरेंशिएशन ख़त्म होने को हम क्या कहते हैं, डी डिफरेंशिएशन, कि अनडिफरेंशिएटेड में वो कन्वर्ट हो रहे हैं। अब अनडिफरेंशिएटेड सेल क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद वो डिफरेंशिएट होकर वो स्ट्रक्चर पूरा कर देंगे जो ऑलरेडी मौजूद है। क्योंकि यहाँ हमने डिस्कस किया कि अनडिफरेंशिएटेड सेल में डिवाइड होने की सलाहियत थोड़ी ज़्यादा होती है, जब सेल डिफरेंशिएटेड होता है उसमें ऑलमोस्ट सेल डिवीजन की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ सेल ने क्या किया कि जैसे जो स्टम्प ऑफ एम्पुटेशन का मतलब ये है कि ये जो किनारा है जहाँ से कटी है, स्टम्प इस किनारे को कहा जाता है, एम्पुटेशन कटने को कहा जाता है। तो ये कटा हुआ किनारा, तो यहाँ सेल क्या करेंगे, डी डिफ्रेंशिएट होंगे, कि अपनी डिफ्रेंशिएशन को ख़त्म करके अनडिफ्रेंशिएटेड में कन्वर्ट होंगे। तो उसके बाद वो सेल डिवाइड करना शुरू करेंगे, और डिवाइड करने के बाद उस स्ट्रक्चर को पूरा करके डिफ्रेंशिएट होंगे, और डिफ्रेंशिएट होकर वो स्ट्रक्चर दोबारा बन जाएगा। यानी इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि जब भी हमें किसी भी चीज़ की रीजनरेशन करनी है तो ये दो चीज़ें, कि उसके पास अनडिफ्रेंशिएटेड सेल होने चाहिए, और दूसरी फिर वो अनडिफ्रेंशिएटेड सेल डिफ्रेंशिएट होके वो प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो हर केस में ये रूल फॉलो होगा। एम्ब्रियो में तो ये सेल डिवीजन से बन रहे होते हैं, यहाँ फिर आप कह सकते हैं मुख्तलिफ मैकेनिज्म होते हैं, कुछ ने वैसे अपनी बॉडी में रखे होते हैं, वो ज़रूरत पड़ने पे कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ ऐसे हैं जो अपने पुराने सेल को दोबारा डी डिफ्रेंशिएट करके अनडिफ्रेंशिएटेड सेल बनाते हैं, वो डिवाइड करते हैं और उससे नया स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये मैकेनिज्म ऑफ रीजनरेशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म में रीजनरेशन कैसे होती है। जैसे प्लेनेरी के बारे में वो पूछ लेते हैं कि हाउ इट रीजनरेट, वो न्यूट के बारे में पूछ सकते हैं कि वो रीजनरेशन कैसे करता है। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।